रामेश्वर प्रसाद जब अपनी पोती सोनाली को देखता था, उसकी आँखों के अंदर एक नई चमक है वह अपने आप ही आनी प्रारंभ हो जाती थी। सोनाली सबको मन को भावों से भावित करने वाली कन्या थी। जब वह बोलती थी ऐसा लगता था उसके मुंह से मानो कोई फूल झर रही हो। उसकी वाणी सबको बहुत ही ज़्यादा प्रिय लगती थी। रामेश्वर को तो अपनी पोती जी से भी ज़्यादा प्रिय लगने लग गई थी। वह हमेशा अपने पोती के गुणों का व्याख्यान है वह करता हुआ थकता भी नहीं था। सोनाली धीरे धीरे पढ़ लिख कर तैयार होना प्रारंभ कर देती है। बीएससी फाइनल की परीक्षा भी वह पास कर लेती है। उसके चेहरे पर आज एक नई रौनक है, वह सबको नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है। घर में आज सबसे ज़्यादा पढ़ाई करने वाले के रूप के अंदर वह स्थापित हो जाती है। सोनाली केवल शरीर के सौंदर्य से ही सुंदर नहीं थी, विचारों से भी वह बहुत ज़्यादा सुंदर थी। हमेशा अच्छे विचार ही रखती थी। किसी के प्रति भी वह अपने मन में बुरे विचार आने ही नहीं देती थी। किसी के मन में बुरे विचार हैं तो वह उससे हजारों कोस दूर है रहना प्रारंभ कर देती थी। उसका चिंतन बहुत ही ज़्यादा प्रखर था और वह अपने जीवन के अंदर हमेशा ही प्रखरता के साथ आगे बढ़ने का संकल्प ले चुकी थी। इसलिए उसकी प्रगति को रोकने वाला भी इस संसार में कोई नहीं था। रामेश्वर जब अपनी पोती को कॉलेज से आते हुए देखता है तो वह और ज़्यादा प्रसन्न चित्त होना प्रारंभ हो जाता है। एक दिन मन में विचार करना प्रारंभ कर देता है, सोनाली इतनी बड़ी हो गई है, अब तो सोनाली का हाथ पीले कर दूं तो अच्छा रहे। मेरा यह जीवन है वह सार्थक और सफल बन जाए। पर सोनाली की शादी अब मेरे को कहाँ करनी है, किसके साथ करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, इस बारे में चिंतन मंथन है ये करना प्रारंभ कर देना चाहिए। और वह अच्छे वर की तलाश के अंदर अपने आप को लगाना प्रारंभ कर देता है। सायंकाल का समय और वह घूमने के लिए उपवन की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। जब उपवन में पहुंचता है और उस समय सूर्य अस्त होने का समय था, चारों तरफ सूर्य अस्त होने का वातावरण है वह बनना प्रारंभ हो जाता है। उपवन में भी धीरे धीरे परिभ्रमण करने वाले घूमने वाले लोगों का आवागमन है वह भी प्रारंभ हो जाता है। रामेश्वर जब उपवन के द्वार में प्रवेश करता है, अचानक रामेश्वर को अपना पुराना मित्र राधे श्याम सामने से आता हुआ नजर आता है। राधे श्याम से जब मिलता है दोनों मित्र अपनी पुरानी स्मृतियों के अंदर खो जाना चाहते थे। पास में ही बेंच पड़ी हुई थी, दोनों जाकर आराम से वहाँ पर बैठ जाते हैं। अपने मित्र के सामने अपने मन की बात को प्रस्तुत करते हुए कहा, अरे मित्र, मेरी पोती सोनाली बहुत ही सुंदर है, रूपवान है, गुणवान है और अच्छी पढ़ी लिखी है, बीएससी पास कर चुकी है। अब मेरी इच्छा है अब मैं उसकी शादी कर दूं, पर मेरे को अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है। यदि तेरे को कोई अच्छा लड़का मिलता हो तो मेरे को अवश्य ही बताना और मैं अपनी पोती के हाथ है वो पीले करके मन की मुराद को पूरा करना चाहता हूँ। अपने मित्र की यह बात सुनकर उसने कहा, मित्र बहुत अच्छी बात है, पर तुम ये तो बता तेरे को किस तरह का लड़का चाहिए। उसने कहा, मित्र किस तरह का लड़का चाहिए? अच्छा लड़का चाहिए, खानदान परिवार का लड़का चाहिए, रूपवान लड़का चाहिए,
अच्छी नौकरी वाला लड़का चाहिए जो कम से कम महीने के अंदर 5, 7, 10 लाख रुपए कमाता हो। पर साथ के अंदर ये भी ध्यान रखना उस लड़के के कोई भी भाई बहन नहीं हो, माता पिता नहीं हो, लड़का अकेला ही हो। क्योंकि तुम देखते ही हो आज जहाँ ज़्यादा लड़के लड़कियाँ होती है और वहाँ पर परिवार के अंदर किस तरह से लड़ाई झगड़ा कलह कदाग्रह होता रहता है। इसलिए मैं अपनी सोनाली को उसी लड़के के हाथ में दूंगी जो अकेला होगा, जिस लड़के के माँ बाप भी नहीं हो। केवल मेरी सोनाली और मेरा जवाई दो ही रहे, ऐसा मेरे को परिवार चाहिए। यह बात सुनकर मित्र ने कहा, मित्र ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा लड़का तेरे को चाहिए। ऐसा का ऐसा लड़का मेरे ध्यान में है। मेरे मामा का दोस्त का एक लड़का है, वह इकलौता है, उसके माँ बाप भी नहीं है, भाई बहन भी नहीं है और वह अकेला है। तुम उस लड़के के साथ अपनी शादी पोती की आराम से कर सकते हो, पर उस लड़के की भी एक शर्त है। यह सुनते ही कहा, मित्र बोल उसकी क्या शर्त है? मैं उसकी शर्त को पूरी करके ही रहूँगा, बस ऐसा लड़का मेरे को चाहिए। उसने कहा, मित्र उस लड़के की ये शर्त है, मैं उस कन्या के साथ में शादी करूँगा जिस कन्या के कोई भी भाई बहन नहीं हो, उस कन्या के माता और पिता है वो नहीं हो, परिवार के अंदर कोई भी नहीं हो, अकेली हो, उसके साथ के अंदर मैं शादी के बंधनों में बंधूंगा, वरना मैं हमेशा कुंवारा ही रहूँगा। अब यदि तेरे को अपनी पोती की शादी उस लड़के के साथ में करनी हो, तब तुम्हारे को एक काम करना होगा। तुम्हारे सारे परिवार के जितने भी तुम सदस्य हो, एक साथ के अंदर सबको आत्महत्या करनी होगी। जब तुम सब मर जाओगे तब तुम्हारी पोती अकेली रहेगी, तब उस लड़के की शादी है उस लड़के के साथ हो सकती है। ये बात सुनते ही उसकी आंखें खुल जाती है और कहा, क्या बकबक कर रहा है? हम सब परिवार वाले आत्महत्या करेंगे, फिर मेरी कन्या पोती की शादी होगी, उसका सुख दुख के अंदर साथ देने वाला कौन होगा? तब उसने कहा, ये बात तेरे को पहले सोचनी चाहिए। जब तेरे को ऐसा लड़का चाहिए जिसके परिवार के अंदर कोई सदस्य नहीं हो, अकेला हो, उस लड़के के अंदर कभी दुख आ गया तो वह किसके पास जाएगा? इसलिए परिवार परिवार ही होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यदि परिवार के साथ के अंदर रहोगे, परिवार के साथ उठोगे बैठोगे, तब परिवार है वह हमेशा ही हमारा आलम्बन बनेगा, सुख और दुख के अंदर हमेशा हमारा सहयोग करने वाला बनेगा। और यदि अकेले रह गई हैं फिर हमारे को इस दुनिया के अंदर कोई भी पूछने वाला ही नहीं मिलेगा। ये बात सुनते ही उसकी आंखें खुल जाती है। परिवार क्या होता है, परिवार से क्या हमारे को मिलता है, ये भावना अपने आप ही उसके मन में जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। रामेश्वर अपने मन के बुरे विचारों को एक झटके के साथ के अंदर तिलांजलि देना प्रारंभ कर देता है। संकल्प कर लेता है, मैं अपनी पोती सोनाली की शादी है वह भरे पूरे परिवार में ही करूँगा। आखिर के अंदर परिवार की महत्ता समझ में आती है। सोनाली अच्छे परिवार में जाती है। बड़ा परिवार था और परिवार संयुक्त परिवार के अंदर जब वह रहती है तब सुख और दुख के अंदर हमेशा बड़ा आलम्बन मिलता है। रामेश्वर स्वयं बड़े परिवार में रहने वाला बन जाता है और आज उसका जीवन खुशहाली बन जाता है। संयुक्त परिवार वास्तव में ही सुख और दुख दोनों में सहयोग प्रदान करने वाला होता है। आज उसको संयुक्त परिवार की महत्ता है, वह अपने आप ही
समझ में आनी प्रारंभ हो जाती है। संयुक्त परिवार स्वर्ग का द्वार। आचार्य भूपेंद्र।